हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फारियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक इतिहास का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 व्याख्या करें। तो प्रश्न नंबर 1 में है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि जो उपनिवेश थे, है ना, जो उपनिवेश देश थे, तो उनमें जो राष्ट्रवाद हो रहा था, राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा था, तो उसकी जो प्रक्रिया थी वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उपनिवेशवाद होता क्या है। तो जैसे कि जब कोई किसी कंट्री के अंडर में कोई दूसरी कंट्री होती है ना, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर नियंत्रण रखती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसका उपनिवेश कहा जाता है। मान लीजिए जैसे कि हम भारतीय जो थे, हमारा जो भारत देश था, तो वो किसका उपनिवेश था, ब्रिटिश का था। क्यों? क्योंकि भारत किसके नियंत्रण में था, किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था, अंग्रेज के कंट्रोल में था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भारत है वह ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो उपनिवेश देश था, अब उपनिवेश देश कौन हो गया, हमारा भारत देश हो गया। ठीक, अब हमारे भारत देश में अंग्रेजों का कब्जा था, है ना, अंग्रेजों के हम गुलाम थे। तो अब अंग्रेजों की गुलामी को दूर करने के लिए हमारे में क्या भावना उत्पन्न हुई थी, हम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। अब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो जो प्रक्रिया चल रही थी, तो वह उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। क्यों जुड़ी थी, कैसे जुड़ी थी, इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, क्योंकि औपनिवेशिक कहें या उपनिवेश कहें, है ना, दोनों एक ही है। तो औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। तो क्या हुआ था, यहाँ पर जो औपनिवेशिक शासक थे, तो उनके जो खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो लोग क्या कर रहे थे, उनमें आपसी एकता हो गई थी। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरों से बांध दिया था, क्योंकि इतना ज्यादा शोषण हो रहा था, इतना ज्यादा दमन हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, तो एक वर्ग दूसरे वर्ग के क्या हो गया था, पास आ गया, निकट आ गया, उनमें एकता उत्पन्न हो गई थी। वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। इनमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। उपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हुए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो उपनिवेश देश थे वह क्या हुआ था, वह संघर्ष करते करते, वह शोषण सहते सहते, वह दमनकारी नीति को सहते सहते थक गए थे। उनमें एकता की भावना आई और उस एकता की भावना से उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और उस राष्ट्रवाद ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। अब प्रश्न दूसरा है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया गया था, यह देखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच शुरू हुआ था। अब मित्र राष्ट्र कौन से हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका। और धुरी राष्ट्र कौन से हैं, धुरी राष्ट्र हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की और इटली। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच पे क्या हुआ, 1 अगस्त 1914 को युद्ध शुरू हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। तो नंबर 1 है, भारतीयों का विश्व से संपर्क हुआ। अब क्या था कि भारत की जो सेना थी वहां पर लड़ने गए थे, भारत के लोग जो लड़ने गए थे ना वहां पर, तो उनका किससे संपर्क हो गया, विश्व से, विश्व के जो दूसरे देश से उनसे संपर्क हुआ, उनको जाना उन्होंने। तो इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहां से मिले अनुभवों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास की भावना जगी। ठीक, दूसरा है आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय बढ़ गया। इसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लिया। तो कर्ज
चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क और अन्य कर बढ़ा दिए गए। जब सीमा शुल्क बढ़ाए गए और अन्य टैक्स बढ़ा दिए गए, अन्य कर बढ़ा दिए गए, तो लोगों के बीच में क्या हुआ, आर्थिक प्रभाव पड़ने लगा। मतलब वैसे तो वो आर्थिक स्थिति कमजोर थी, अब और आर्थिक दबाव पड़ने लगा, तो जिसके कारण लोग असंतुष्ट हुए। सांप्रदायिक एकता, खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। तो सांप्रदायिक एकता जो थी उसने भी क्या किया, राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया। चौथा है प्राकृतिक संकट। 1918 में से 1921 तक सारे देश में अकाल, सूखा, बाढ़ के कारण भयंकर संकट का सामना करना पड़ रहा था। चारों तरफ महामारी के कारण लोग मारे जा रहे थे। अंग्रेजी शासन से इस संकट की स्थिति में कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी, अतः उन्होंने एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग दिया। नेक्स्ट है भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में थे, तो चलिए उसे देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसे आतंकवादी अपराध नियम कहा जाता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए 2 कानून बनाए गए। इसके अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो जो रॉलेट एक्ट था तो उसमें क्या किया गया था कि किसी प्रकार के कोई राजनीतिक दल है, कोई कार्यवाही उनके द्वारा की जा रही है, तो उन्हें बिना किसी सुनवाई के, मतलब नो अपील नो दलील, बिना किसी सुनवाई के उन्हें 2 साल तक के लिए बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकते थे। तो विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, परंतु सरकार ने इसे बनाए रखा। रॉलेट एक्ट भारतीयों के लिए काला कानून था, अतः भारतीय जनता ने रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल और प्रदर्शन शुरू कर दिया था। नंबर घ है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ऐसा कौन सा कारण था कि असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस लेना पड़ा। चोरी चोरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 की घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। चोरी चोरा के बाजार से गुजर रहे एक जुलूस शांतिपूर्ण गुजर रहा था, तो पुलिस ने क्या किया था, पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। ठीक, जनता ने आवेश में आकर थानेदार और कई सिपाहियों की हत्या कर दी और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना के बाद इस आंदोलन ने अपना अहिंसात्मक रूप खो दिया और जनता में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ने लगी। अतः गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद करवा दिया गया। गांधी जी स्वयं प्रायश्चित करने के लिए 5 दिनों के अनशन पर चले गए। सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। प्रश्न दूसरा है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, मतलब सत्याग्रह क्या है। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क मतलब होता है जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है ना, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर सत्याग्रह क्या कहा गया है कि सत्य की शक्ति पर हम आग्रह करेंगे और जो हमें कष्ट पहुंचा रहा है तो उसे हम सत्य की शक्ति के आधार पर उसे क्या करेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उसकी चेतना को झिझोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। तो यहाँ पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखनी है, तो रिपोर्ट की तरह ही हम लिखेंगे कि अखबार में हमें किस तरीके से रिपोर्ट छपवानी है। तो सबसे नंबर 1 है जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है साइमन कमीशन। तो चलिए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसे कैसे लिखेंगे, संपादक, क्योंकि हम एक अखबार को लिख रहे हैं तो संपादक के नाम पर हम क्या करेंगे, उसको शो करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, महोदय, आज 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम को जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ जिसने विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया, इसमें एक तरफ सभ्य कहे जाने वाले अंग्रेज
अंग्रेजी सरकार थी और दूसरी तरफ आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। इसी समय आज 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी का जो दिन था, तो निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। किसके द्वारा? अचानक जनरल डायर की जो सेना थी उसने क्या किया? निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीकांड में लगभग 400 लोग मारे गए तथा हजारों की संख्या में घायल हुए। इस घटना को लेकर सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा है। अतः मेरा निवेदन है कि इस समाचार को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापें, जिससे संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिले तथा इस अमानवीय कृत्य के लिए जनरल डायर को दंडित किया जाए। जय हिंद। भवदीप का खागा, चाहे कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। अब साइमन कमीशन का देख लें तो संपादक लिखेंगे हम नवजागरण भोपाल महोदय जी। तो यहाँ पर हम भोपाल के संपादक को यह पत्र लिख रहे हैं। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन तथा उसके बारे में सुझाव देना है। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, जिससे काले झंडे दिखाकर उसका विरोध हो रहा है। काले झंडे क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि ये जो कमीशन बनाया गया है, जो ये तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। साइमन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक साम्राज्य केंद्र में उत्तरदायी सरकार तथा वयस्क मताधिकार की मांग का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः यह रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट को आप अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावनाओं पर आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना करें। जय हिंद। भवदीप। तो इस तरीके से हमने अखबार के लिए क्या लिखा? रिपोर्ट तैयार की। प्रश्न नंबर 4 है, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। तो आपने जो अध्याय 1 पढ़ा था, जो जर्मनी की नारी रूपक थी वो जर्मेनिया थी, ठीक, और भारत की भारत माता, तो इन दोनों की हमें तुलना करनी है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। इस छवि को अविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, यहाँ टैगोर पढ़ेंगे, इस छवि को अविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया और जर्मेनिया की जो छवि थी उस छवि को फिलिप बेट ने 1848 में बनाया था। नंबर 2 है, भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में माला, एक में पुस्तक, एक में भोजन तथा एक में कपड़ा है, जो वह भारतीयों को प्रदान कर रही है। इसमें जर्मेनियों को राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया है। 3 है, भारत माता की दूसरी छवि में इसे सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जिसके हाथ में त्रिशूल है, जिस पर झंडा लहरा रहा है। वह हाथ और शेर के मध्य खड़ी है। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। और जर्मेनिया की जो बात है तो इसमें क्या है, सॉरी है, यहाँ पर हाथ नहीं, हाथी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर तो वह हाथी और शेर के मध्य खड़ी है। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। जर्मेनिया के हाथ में तलवार है, जिस पर खुदा है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। नंबर 4, भारत माता की दोनों छवियों में शांत, गंभीर तथा आध्यात्मिक जैसे देवी गुणों के भाव प्रकट हो रहे हैं, और जबकि जर्मेनिया की जो छवि है वह रौद्र गुणों से, रौद्र मतलब होता है रौद्र रूप होता है ना, जो गुस्से वाला, तो रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। भारत माता की छवि श्रद्धा तथा राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक है, और जर्मेनिया की जो छवि है रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमने बोला गया कि चर्चा करें, ये थोड़ा आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरह होंगे। तो चलिए इसे देख लेते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सूची में कौन कौन सा वर्ग शामिल हो रहा है। तो 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक को अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं, अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। तो आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे: शिक्षित मध्यम वर्ग और मजदूर, पूंजीपति वर्ग, भारतीय किसान, भारतीय दस्तकार, जमींदार वर्ग, व्यापारिक वर्ग, सभी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अब इसमें बोला गया है कि ये जो वर्ग शामिल हुए हैं इनको डिटेल में समझाना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं शिक्षित मध्यम वर्ग। शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग ने आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते थे। भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम मिलता था। वे केवल क्लर्क ही पैदा होते थे और क्लर्क ही बने रह जाते थे। तो इस भेदभाव नीति के कारण शिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार के विरोधी हो गए। दूसरा वर्ग था व्यापारी वर्ग। तो अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से तैयार करके भारत में बेचा करते थे। मतलब कच्चा माल क्या करते थे, वो भारत से सस्ते दामों पर ले गए और वहां से सामान बना के लाए, वस्तु बना के लाए, तो उसे महंगे दामों पर भारत में ही बेचा जाता था। तो भारतीय व्यापारियों को इससे क्या होता था, बहुत नुकसान होता था। सामान्य जनता। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों तथा चीजों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुकी थी, इसलिए उसने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौथा है बागान मजदूर। जब मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, मतलब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। उन्होंने बागानों में काम करना छोड़ दिया और अपने घर वापस चले गए। अतः उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। प्रश्न नंबर 2 है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो भारत को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। इसके कारण उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख की। 11 मांगों उन्होंने मांगी और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी वह थी नमक कर को खत्म करने की। तो नमक क्या था, अमीर गरीब सभी लोग उपयोग करते थे, है ना। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम मतलब चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त जो विश्वसनीय वॉलंटियर थे उनके साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। तो गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। महात्मा गांधी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग ब्रिटिश सरकार की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों को कहा न माने। और 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। अतः स्पष्ट है कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। प्रश्न नंबर 3 है कि कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं। सिविल नाफरमानी आंदोलन में अनेक औरतों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। गांधी जी की बातों को सुनने के लिए औरतें अपने घरों से बाहर आ जाती थी। मैंने भी उस समय, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है ना कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में थे, तो मैंने भी इस समय अनेक जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े व शराब की दुकानों में पिकेटिंग की। मैं भी अन्य महिलाओं के साथ जेल गई।
इस आंदोलन के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में सभी वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया, परंतु इसमें उच्च जातियों की महिलाएं अधिक थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवार की महिलाओं ने अधिक भाग लिया। इस दौरान मैंने पाया कि सभी राष्ट्र सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य मानने लगी। महिलाओं ने यह आत्मविश्वास जागा, जो महिलाएं थी उनमें आत्मविश्वास जागा कि वे घर के अतिरिक्त राष्ट्र सेवा का भी दायित्व निभा सकती हैं। परंतु कांग्रेस ने लंबे समय तक महिलाओं को उच्च पद नहीं दिए, उन्हें आंदोलन में केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति तक ही सीमित रखा। नंबर 4 प्रश्न है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? तो पृथक चुनाव प्रणाली का अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्रों से है जिनका निर्माण धर्म के आधार पर किया जाए, अर्थात एक धर्म का व्यक्ति केवल धर्म के व्यक्ति को ही वोट देगा। तो ये क्या हो गया? पृथक निर्वाचक हो गया। ठीक, तो अंग्रेजों ने भारत में फूट डालने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया। अपने इस कार्य में अंग्रेज सरकार काफी हद तक सफल रही, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय आपस में बट गए। नंबर 1, कांग्रेस पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध कर रही थी। जो कांग्रेस थी वो पृथक कहने होता है अलग से जो निर्वाचन पद्धति चलाई जा रही थी उसका विरोध कर रही थी। पहले अंग्रेजों ने केवल हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही थी, परंतु बाद में जब हरिजनों को भी हिंदुओं से अलग करके पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की बात कही जाने लगी तो कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। दलितों के उद्धार में लगे B.R. अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। नंबर 3, भारत का मुस्लिम समुदाय भी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के पक्ष में था। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार इन बातों से पता चलता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर भारतीयों में फूट पड़ गई थी, जबकि गांधी जी इसके विरुद्ध थे। उनका कहना था कि पृथक निर्वाचन पद्धति से भारत के विभिन्न धर्मों के लोगों में रोष उत्पन्न होगा और उनकी एकता समाप्त हो जाएगी, इसलिए वे इसे स्वीकारने के पक्ष में नहीं थे। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर को हल किया। मिलते हैं